डाटा हम कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए सेकेंडरी डाटा दो टाइप का होता है, एक होता है पब्लिश डाटा और एक होता है अनपब्लिश्ड डाटा। पब्लिश डाटा वो होता है जो कि ऑलरेडी कहीं पर पब्लिक के लिए उसको क्या कहते हैं इशू कर दिया जाता है, जो पब्लिक के लिए इशू कर दिया जाता है ओवर द इंटरनेट, ओवर द न्यूज़पेपर, ठीक, टेलीग्राम से के थ्रू आ सकता है। तो इस प्रकार से पब्लिक डोमेन्स में अगर वो डाटा को पब्लिक के लिए इशू कर दिया गया है इंटरनेट पर, ठीक है, किसी मैगज़ीन में, किसी न्यूज़पेपर पर, है ना, रेडियो से वो डाटा कभी कभार पब्लिश हो सकता है। तो यहाँ पर अलग अलग सोर्सेज होते हैं जिसके द्वारा वो डाटा इशू कर दिया जाए पब्लिक को, है ना। तो डाटा के जो सोर्स है सेकेंडरी डाटा के, वो दो सोर्स हैं, पब्लिक और अनपब्लिश्ड डाटा। तो बात करते हैं पब्लिश डाटा की। तो पब्लिश डाटा में यहाँ पर हम कौन कौन से तरीके ऐसे हैं जहाँ से हम सेकेंडरी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, देखते हैं उन मेथड्स को। पब्लिश डाटा में सबसे पहला जो पॉइंट है वो है गवर्नमेंट पब्लिकेशन, ठीक है ना। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट होती है इंडिया की, वो पब्लिश करती है अलग अलग प्रकार का स्टैटिक्स का डाटा डेली रूटीन एक्टिविटी के तौर पर, ठीक है ना। वो पब्लिश करते हैं डाटा, मतलब जो गवर्नमेंट है हमारी वो डाटा पब्लिश करती है ना, जो काफ़ी रिलायबल होता है, भरोसेमंद होता है ना। सम ऑफ द नोटेबल गवर्नमेंट पब्लिकेशन ऑन स्टैटिक्स आर। अब गवर्नमेंट के पब्लिकेशन कौन से हैं जो डाटा को फर्निश करते हैं, है ना, वो हैं स्टैटिकल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ इंडिया, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर स्टैटिक्स ऑफ इंडिया, रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड बैंकिंग, है ना, लेबर गैजेटेड और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बुलेटिन। तो इस प्रकार की ये कुछ एग्जांपल्स हैं गवर्नमेंट पब्लिकेशंस के, है ना, जो डाटा फर्निश करते हैं पब्लिक के लिए, डाटा इशू करते हैं। दूसरा है सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, है ना, उसके एग्जांपल मैं आप लोगों को दे देता हूँ कौन कौन सी बॉडीज़ ऐसी हैं जो इस प्रकार के डाटा इशू करती हैं, है ना। तो म्यूनसिपैलिटीज़ और मेट्रोपॉलिटन काउंसिल्स हैं जिसमें से वो एजुकेशन से रिलेटेड डाटा, हेल्थ से रिलेटेड डाटा, बर्थ रेट, डेथ रेट, है ना, इस प्रकार का डाटा वो पब्लिश करती हैं जो कि काफ़ी रिलायबल होता है ना, और काफ़ी यूज़फुल भी होता है। ओके, थर्ड हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कमेटी की रिपोर्ट या किसी कमीशंस की रिपोर्ट, ठीक। यहाँ पर अगर गवर्नमेंट अपॉइंट करती है किसी कमेटी को या किसी कमीशन को, तो इस प्रकार से वो जो रिपोर्ट तैयार की जाती है ना, स्टैटिकल इंफॉर्मेशन जो तैयार की जाती है तो वो भी पब्लिश हो जाती है ना। तो वहाँ से भी हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि फाइनेंस कमीशन, है ना, और मोनोपोली कमीशन, है ना, और आपका प्लानिंग कमीशन। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं कमीशंस के इंडिया में, है ना, जो सप्लाई करते हैं स्टैटिक इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अगला है पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन एंड पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो बात करते हैं पहले ट्रेड एसोसिएशन की। तो ट्रेड एसोसिएशन मतलब शुगर मिल की एसोसिएशन हुई, है ना, तो वो शुगर मिल ऑफ इंडिया के बारे में डाटा पब्लिश करेगी, है ना। अगर मैं बात करूं रिसर्च इंस्टीट्यूट की तो इसमें काफ़ी सारे नाम हैं, जैसे कि इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट, है ना, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स। तो इस प्रकार के काफ़ी ज़्यादा स्टैटिकल इंस्टीट्यूट हैं, है ना, जो कि रिसर्च से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को पब्लिश करते हैं, है ना। वो भी जो डाटा होता है वो काफ़ी रिलायबल होता है और काफ़ी एक्यूरेट होता है। तो इसके लिए काफ़ी सारी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अपने रिसर्च एक्टिविटीज़ और फाइंडिंग्स को पब्लिश करती हैं। करें हम जर्नल्स की, है ना, पेपर्स की, यानी कि पेपर मीन्स न्यूज़पेपर की। तो न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, है ना, ये सारी चीज़ें भी डाटा को क्या करती हैं, पब्लिश करती हैं न्यूज़पेपर के लिए। जैसे कि द इकोनॉमिक टाइम्स, ये एक मैगज़ीन का नाम है ना, और इस इकोनॉमिक टाइम्स सॉरी एक न्यूज़पेपर का नाम है। एक मैगज़ीन का नाम जैसे कॉमर्स फैक्ट फॉर यू, तो एक मैगज़ीन का नाम है। तो ये लार्ज वेराइटी स्टैटिकल डाटा को, स्टैटिकल इंफॉर्मेशन को पब्लिश करती है। अगला है रिसर्च स्कॉलर्स, इंडिविजुअल रिसर्च स्कॉलर्स, है ना, कभी कभार अपनी रिसर्च वर्क को जिसमें कुछ यूज़फुल स्टैटिकल इंफॉर्मेशन होती है उसको पब्लिश करते हैं। इंटरनेशनल पब्लिकेशंस हैं कुछ, जैसे कि IMF, UNO, वर्ल्ड बैंक, ILO एंड फॉरेन गवर्नमेंट, है ना, ये काफ़ी सारा स्टैटिकल इंफॉर्मेशन को पब्लिश करती हैं और ये हम यूज़ कर सकते हैं एज अ सेकेंडरी डाटा। ओके, क्योंकि ये डाटा काफ़ी रिलायबल भी होता है हमारे लिए और एक्यूरेसी भी होती है जब कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इस प्रकार के डाटा को कलेक्ट करती है और पब्लिश करती है। ओके, बात करेंगे अनपब्लिश्ड सोर्सेज के बारे में, है ना, कि अनपब्लिश्ड कौन कौन से सोर्सेज होते हैं जहाँ से हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। ये जो डाटा हम कलेक्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, है ना, ये हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल होता है
और ये जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से हम डाटा यूज़ करते हैं ये उनका ऑफिस रिकॉर्ड होता है, ठीक। तो ये जो डाटा है ये पब्लिश नहीं किया जाता, ये अनपब्लिश्ड न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन होती है ना, जो हम सेकेंडरी डाटा के तौर पर हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब हम सेकेंडरी डाटा को यूज़ करते हैं तो हमें कुछ प्रिकॉशंस, कुछ सावधानी बरतनी चाहिए उस प्रकार के डाटा को यूज़ करने के लिए, है ना। कुछ नोटेबल क्वेश्चन है ना, टू बी बॉर्न इन माइंड वाइल डीलिंग विद द सेकेंडरी डाटा। तो जब हम सेकेंडरी डाटा के साथ डील कर रहे हों तो हमारे दिमाग में कुछ नोटेबल क्वेश्चंस होने चाहिए जिनका हमें ठीक प्रकार से यूज़ करना चाहिए, है ना। तो हम यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से प्रिकॉशंस हैं, कौन कौन सी सावधानियाँ जो हमें बरतनी चाहिए जब हम सेकेंडरी डाटा को यूज़ करें। ओके, कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे दिमाग में होने चाहिए। वेदर द डाटा इज़ रिलायबल, क्या ये डाटा हमारे लिए रिलायबल है यानी भरोसेमंद है। वेदर द डाटा इज़ सूटेबल, क्या ये डाटा हमारे लिए सूटेबल है जिस प्रकार की इंक्वायरी हम कर रहे हैं। क्या ये डाटा हमारे लिए एडिक्वेट है, एडिक्वेट मतलब पर्याप्त है। तो रिलायबिलिटी, सूटेबिलिटी और एडिक्वेंसी, है ना। तो ये 3 क्वेश्चन हमें अपने दिमाग में रखने चाहिए जब भी हम डाटा कलेक्ट कर रहे हों, सेकेंडरी डाटा, है ना। तो सेकेंडरी डाटा को यूज़ करने से पहले इन क्वेश्चंस के बारे में हमें ज़रूर सोचना चाहिए कि ये डाटा हमारे लिए क्या रिलायबल है, क्या हम इस पर निर्भर कर सकते हैं, क्या ये एक्यूरेट होगा, जिस प्रकार की इंक्वायरी हम कर रहे हैं उसके लिए, उस पर्पस से ये डाटा सूटेबल है। तो इस प्रकार की चीज़ें हमें अपने दिमाग में सोचनी चाहिए जब हम सेकेंडरी डाटा का यूज़ कर रहे हों। मैं कुछ क्वेश्चंस जैसे कि मैंने बताया अपने दिमाग में रखने चाहिए जब हम सेकेंडरी डाटा को यूज़ कर रहे हों, है ना। तो अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। पहला है एबिलिटी ऑफ द कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। तो हमें ये चेक करना चाहिए कि जिस ऑर्गेनाइजेशन से हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उसकी एबिलिटी है या नहीं है, ठीक है। मीन्स टू से दैट इनिशियली जो डाटा वो कलेक्ट कर रही है वो क्या एक्यूरेट हो सकता है या नहीं हो सकता है ना। तो जो डाटा है अगर उसने कलेक्ट किया है ना, अपने एक्सपीरियंस से और इनपार्शियल इन्वेस्टिगेटर द्वारा, तो वो डाटा एक्यूरेट होगा, अदरवाइज़ वो डाटा एक्यूरेट नहीं होगा। तो हमें उस ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी भी देखनी होगी कि वो इस प्रकार का डाटा कलेक्ट करने में सक्षम है या नहीं है, यानी एबिलिटी है उसकी या फिर नहीं है। अगला है ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, है ना। वन मस्ट बी नोट द ऑब्जेक्टिव। तो हमें किसी भी डाटा को कलेक्ट करने से पहले उस डाटा कलेक्शन का ऑब्जेक्टिव और इन्वेस्टिगेशन के स्कोप को भी देखना चाहिए। डाटा शुड बी यूज्ड ओनली इफ़ द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द स्टडी इज़ अंडरटेकन अर्लियर एंड मैच विद द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द प्रेजेंट स्टडी। देखिए, डाटा जब पहले कलेक्ट किया होगा तो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, है ना, और उसके स्कोप क्या थे। और डाटा जब आज हमें चाहिए तो उसके ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कोप, है ना, पिछली बार के ऑब्जेक्टिव और स्कोप से मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर हमारा ऑब्जेक्टिव डाटा कलेक्शन के समय के ऑब्जेक्टिव से मैच कर रहा है तो हम उस डाटा हमारे लिए रिलायबल है, अदरवाइज़ वो डाटा हमारे लिए यूज़लेस है। अगला है मेथड ऑफ कलेक्शन। हमें डाटा लेते समय ये भी देखना होगा कि किस प्रकार से वो डाटा कलेक्ट किया गया था, है ना। तो मेथड ऑफ कलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा इसमें, है ना, और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है ना। तो नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से पता चलता है डाटा की एक्यूरेसी के बारे में, सूटेबिलिटी के बारे में, ठीक है ना, और रिलायबिलिटी के बारे में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि टाइम एंड कंडीशन ऑफ कलेक्शन। वन शुड ऑल्सो मेक श्योर दैट द पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन एज वेल एज द कंडीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। फॉर एग्जाम्पल, डाटा कलेक्टेड ड्यूरिंग वॉर टाइम्स मे नॉट बी सुटेबल टू जनरलाइज सर्टेन फैक्ट ड्यूरिंग द पीस टाइम। देखिए, अगर डाटा कलेक्ट किया गया है इमरजेंसी के समय या वॉर के समय या कोई भी ऐसा समय जिस समय आर्थिक स्थिति ख़राब हो देश की, तो इस समय अगर डाटा कलेक्ट किया जाएगा तो वो डाटा एक्यूरेट नहीं होगा। अगर नॉर्मल टाइम में हम डाटा कलेक्ट करते हैं तो वो डाटा डिफरेंट होगा, और वॉर टाइम या इमरजेंसी के टाइम अगर हम कोई डाटा कलेक्ट करते हैं तो उसका रिज़ल्ट हमेशा अलग आएगा। तो हमें ये भी देखना होगा कि जो डाटा कलेक्ट किया गया था वो उसका टाइम और कंडीशन क्या थे, है ना। टाइम और कंडीशन अगर उसके नॉर्मल थे तो वो डाटा हमारे लिए यूज़फुल हो सकता है, अदरवाइज़ वो डाटा हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। अगला है 5th पॉइंट, दैट इज़ द डिफाइन ऑफ द यूनिट। वन शुड ऑल्सो मेक श्योर दैट द यूनिट ऑफ मेजरमेंट should be used is initial collection of data are the same as adopted in the present study. If the unit of measurement differ, the data should be modified before use. देखिए, यहाँ पर बात कर रहे हैं हम यूनिट की।
तो जब हम यूनिट की बात करते हैं तो क्वांटिटी को मेजर करने की काफ़ी सारा यूनिट हो सकते हैं। तो जो यूनिट हमें यूज़ करनी है अपने डाटा के लिए, अगर वो यूनिट मैच होती हैं उस यूनिट से जब डाटा कलेक्ट किया गया तो हमारे लिए वेल एंड गुड है। अदरवाइज़ हमें उस यूनिट को अपनी यूनिट के हिसाब से कन्वर्ट करना होगा, तभी उस डाटा को हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर ये भी देखना होता है कि यूनिट ऑफ डेफिनेशन क्या है, ठीक है ना। अगला है एक्यूरेसी। डाटा एक्यूरेट होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ये हमें चेक करना चाहिए। अगर अवेलेबल डाटा कंफर्म नहीं है ना, उसकी डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी या डिग्री ऑफ एक्यूरेसी सर्टेन नहीं है, तो इस प्रकार के डाटा को हमें डिसकार्डेड कर देना चाहिए। तो शॉर्टली अगर मैं बाउले के शब्दों में बोलूं तो इट इज़ नेवर सेफ टू टेक इन पब्लिश स्टैटिक्स एज देयर फेस वैल्यू विदाउट नोइंग द मीनिंग एंड लिमिटेशन। तो हमें कभी भी पब्लिश स्टैटिक्स डाटा को यूज़ नहीं करना चाहिए उसकी लिमिटेशंस, मीनिंग और रिलायबिलिटी और सारी चीज़ें और सूटेबिलिटी पता होने से पहले, है ना। उसके बारे में हमें सारी इन्फॉर्मेशन, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, तभी उस डाटा को हम यूज़ कर सकते हैं, तभी वो डाटा हमारे लिए वेल एंड फाइन होगा। ओके, सो नाउ स्टूडेंट, लेट्स कंटिन्यू द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर, दैट इज़ टू इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा के दो इम्पॉर्टेंट सोर्स के बारे में हम बात करेंगे। पहला है सेंसस ऑफ इंडिया और दूसरा है रिपोर्ट एंड पब्लिकेशन ऑफ नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, सेंसस ऑफ इंडिया के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे एनएसएसओ के बारे में, है ना। एनएसएसओ मीन्स नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस। ओके, तो बात करते हैं सेंसस ऑफ इंडिया के बारे में। तो सेंसस ऑफ इंडिया यानी कि ये वो संस्था है जो हमारे देश में जनगणना रिकॉर्ड करती है, ठीक है ना। जनगणना मीन्स पॉपुलेशन। ओके, तो हम बात करते हैं सेंसस ऑफ इंडिया की। तो जो सेंसस ऑफ इंडिया है ना, ये एक डेसिनियल पब्लिकेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, यानी कि वेल रेप्यूटेटेड इंस्टीट्यूशन है इंडिया का। ठीक, ये पब्लिश करता है रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसर कमिश्नर ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया का रजिस्ट्रार जनरल और सेंसर कमिश्नर, ठीक है ना। ये जो इन्फॉर्मेशन होती है इसमें बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होती है, यानी कि बहुत विस्तृत में होती है, यानी कि बहुत डिटेल में होती है ना। और सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, मतलब इससे हम यूज़ कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को, ये हमारे लिए रिलायबल है ना। इट रिलेट टू पॉपुलेशन साइज़, ये पॉपुलेशन साइज से रिलेटेड होती है ना। इसमें पॉपुलेशन के काफ़ी सारे एक्सपेक्ट को यानी पहलू को दर्शाया जाता है, यानी कि पॉपुलेशन के जो पहलू यानी कि एक्सपेक्ट होते हैं वो होते हैं उसके डेमोग्राफिक प्रोफाइल। तो डेमोग्राफिक प्रोफाइल इसमें बहुत क्लियरली मेंशन होते हैं, है ना। सो स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन जो हमें इससे मिलती है ना, उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि साइज़, ग्रोथ रेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। ठीक, तो साइज़ के बारे में हमारी इंडिया की पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन के बारे में। ठीक, अगला है पॉपुलेशन प्रोजेक्शन के बारे में, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के बारे में, सेक्स कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन यानी कि मेल और फीमेल पॉपुलेशन के बारे में। अगला है स्टेट ऑफ लिटरेसी यानी कि साक्षरता यानी लिटरेसी के बारे में, वेदर द पर्सन्स आर एबल टू रीड एंड राइट और नॉट, दैट इज़ लिटरेसी। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि कितनी परसेंट हमारी पॉपुलेशन लिटरेट है यानी कि साक्षर है यानी कि एजुकेटेड है। स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस टॉक अबाउट NSSO, दैट इज़ नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस। ठीक, तो इसके रिपोर्ट्स और पब्लिकेशन के बारे में हम बात करते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट और दूसरा सोर्स है किसका, सेकेंडरी डाटा का इंडिया में। NSSO एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ना, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर ये वर्क करता है। ठीक, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है कंडक्ट करता है रेगुलर सैम्पल सर्वे को, ठीक, और स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन को ये कलेक्ट करता है ना। और इसका जो सब्जेक्ट होता है ये वैरायटी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन द रूरल एंड द अर्बन पार्ट ऑफ द कंट्री। इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव के साथ, इस प्रकार के सब्जेक्ट से रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। ठीक, इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। ओके,
यहाँ पर बच्चों बात करते हैं एनएसएसओ के बारे में। एनएसएसओ ने 77 राउंड में, यानी कि 77 टाइम जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी उसके बारे में हम यहाँ पर बताएंगे। जनवरी 2019 में से लेके दिसंबर 2019 तक का डाटा यहाँ पर गिवन है और उसके टॉपिक्स हम बताते हैं, जैसे कि डेप्थ एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में डाटा कलेक्ट किया था एनएसएसओ ने, ठीक है ना। दूसरा, लैंड लाइव स्टॉक होल्डिंग ऑफ हाउस होल्ड एंड सिचुएशन असेसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हाउस होल्ड, यानी कि लैंड एंड लाइव स्टॉक के बारे में डाटा कलेक्ट किया था हाउस होल्ड का। दूसरा दूसरा एग्रीकल्चर हाउस होल्ड के बारे में इन्होंने डाटा कलेक्ट किया था। तो इस प्रकार के टॉपिक्स पर जो एनएसएसओ है वो डाटा कलेक्ट करती है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अर्बन एंड रूरल एरियाज, है ना, इससे रिलेटेड ये डाटा कलेक्ट करती है ना। जो रिपोर्ट्स और इसके पब्लिकेशन होते हैं एनएसएसओ के, वो ऑफ़र करते हैं स्टैटिकल इंफॉर्मेशन को इन पैरामीटर्स के साथ, जो अब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पहला, लैंड एंड लाइव स्टॉक होल्डिंग के बारे में ये डाटा कलेक्ट करता है, ठीक है ना। लैंड के बारे में आपको पता ही है, ज़मीन, और लाइव स्टॉक मीन्स जैसे कि हॉर्स हमारे लाइव स्टॉक हैं, ठीक है ना। तो एक एग्जांपल है लाइव स्टॉक होल्डिंग का कि कितनी अर्बन और कितनी रूरल एरिया में लाइव स्टॉक की होल्डिंग है ना। अगला, हाउसिंग कंडीशन एंड माइग्रेशन विथ स्पेशल एम्फेसिस ऑन द स्लम्स ड्वेलर, है ना। स्लम्स का मतलब झोपड़पट्टी होता है, आप लोगों को पता ही होगा। तो इससे रिलेटेड यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है कि कितना लोगों ने क्या किया, यहाँ पर माइग्रेशन किया, ठीक है ना। माइग्रेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह वो आए, तो कितने लोगों ने माइग्रेशन किया स्लम्स ड्वेलर्स के लिए, ठीक है ना। स्लम्स ड्वेलर मतलब झोंपड़पट्टी में कितने लोग आए, हम ये कह सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटस इन इंडिया, है ना, रोज़गार और बेरोज़गार से संबंधित ये डाटा कलेक्ट करता है। अगला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक, उससे रिलेटेड ये डाटा कलेक्ट करता है। जैसे कि हम यहाँ पर बात करें कि कंज्यूमर एक्सपेंडिचर इन इंडिया, है ना, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर इंडिया का कितना खर्चा रहा, ठीक है ना, इंक्लूडिंग द लेवल, जिसमें लेवल भी देखा जाता है, पैटर्न भी देखा जाता है कंज्यूमर एक्सपेंडिचर का, कि उन्होंने किस किस प्रकार के लोगों ने कहाँ कितना कितना एक्सपेंडिचर किया था, ठीक है ना। बात करेंगे यहाँ पर अलग अलग एक्सपेंडिचर के बारे में। तो इस प्रकार के गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, है ना, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, है ना, और कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, या हमारी कंट्री से बाहर किए गए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में हमारी कंट्री द्वारा एक्सपेंडिचर, तो इस प्रकार के डाटा ये कलेक्ट करता है, ठीक है ना। सोर्स ऑफ हाउस होल्ड इनकम इन इंडिया, हाउस होल्ड इनकम की सोर्स क्या है, इसके बारे में ये डाटा कलेक्ट करता है। तो सेंसस ऑफ इंडिया के से उलट जो रिपोर्ट हो और पब्लिकेशन, जो रिपोर्ट्स होती हैं इसकी और जो पब्लिकेशन होती है नेशनल सैंपल सर्वे की, वो बेस होती हैं सैंपल पर, जो वो पॉपुलेशन, जितनी पॉपुलेशन या जितने यूनिवर्स की वो स्टडी करता है, मतलब कि नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन की जो वो स्टडी करता है, उसके सैंपल के तौर पर वो इंफॉर्मेशन क्या करता है, पब्लिश करता है। ओके, and if you have any question you can just mention your question in the comment box, and if you like the video just hit the like button, subscribe to my channel, and if you have any question you just mention it. Thank you.